सर्वप्रथम आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडवोरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जीवन कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रोनाउन के लिए एक लर्निंग सीरीज की शुरुआत की थी। हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है। अब तक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम लोग कैसे यूज करते हैं, इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने विचार विमर्श कर लिया है। आज का यह पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर प्रोनाउन की लर्निंग को और आगे बढ़ाने के लिए है और हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोनाउंस में से कुछ एक प्रोनाउंस के बारे में बेहतरीन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और प्रोनाउंस के कुछ और प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द को शामिल किया गया है और उन सभी शब्दों की इंग्लिश लैंग्वेज में क्या उपयोगिता है और उन्हें हम लोग कैसे बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, इन सभी तथ्यों को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो सबसे पहला प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो आज की डेट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे पहले, और इसके बाद में जैसा भी इस लेक्चर में आ पाएगा अन्य प्रकार के प्रोनाउंस को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। एज यूजुअल जब कभी भी हम लोग कोई भी हेडिंग डालते हैं तो सबसे पहले उस हेडिंग के अंतर्गत पाए जाने वाले शब्दों के मीनिंग के आधार पर उसकी एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग अपने सामने देखें तो हम लोगों के सामने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव और उसके बाद में प्रोनाउंस। प्रोनाउंस तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और कई बार मैंने प्रोनाउंस की डेफिनेशन आपके सामने क्लियर की है कि भाई प्रोनाउंस वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम लोग बिहाफ ऑफ नाउन यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन विद इन अ सेंटेंस, स्पीच और इवेंट। मतलब किसी भी वक्तव्य में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, सेंटेंस को मोनोटोनस होने से बचाने के लिए हम लोग नाउन के बदले एक शब्द प्रयोग करते हैं जो उस नाउन के जेंडर और नंबर के आधार पर होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द को बनाने के लिए हम लोगों ने इसे अलग अलग शब्दों में बांटना होगा। तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो हमारे पास एक वर्ब आती है जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, और इसके बाद में हम लोगों ने इसमें IVE सफिक्स लगा रखा है। तो ये जो हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूट आपके सामने, ये एक वर्ब है, और IVE जो आपके सामने हमने लिखा ये हमारा क्या है? सफिक्स है। सफिक्स यूजुअली हम लोग किसी भी शब्द के बाद में प्लेस करते हैं ताकि हम लोग पहले से आने वाले शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल सकें, और कभी कभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने के साथ साथ में मीनिंग भी परिवर्तन कर देते हैं रूट वर्ड की। तो हमारे पास रूट वर्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का हिंदी में अर्थ होता है वितरण करना। डिस्ट्रीब्यूट का हिंदी में क्या मतलब होता है? वितरण करना। वितरण करने का मतलब होता है एक तरीके से बांटना। बांटने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपके सामने कई लोग हैं और अगर हम आपको क्या दें? लड्डू दें, यानी अगर हम आप लोगों को मिठाइयाँ दें और बोलें कि इसे आप क्या करिए? वितरण करिए, तो आप लोग क्या करेंगे? जितने भी लोग आपके सामने होंगे उनके हिसाब से आप लोग प्रत्येक कैंडिडेट का हिस्सा लगाएंगे उस मिठाई में से, और उसके बाद में सभी को आप बराबर बराबर हिस्सा क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी आप जो है बराबर बराबर हिस्सा सभी को दे देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं उतने लोगों के लिए जो भी वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हैं जो वितरित करनी है, उन वस्तुओं को हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के पश्चात में हर एक कैंडिडेट को बराबर बराबर वस्तुएं क्या कर देते हैं? दे देते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वितरित करना कहलाती है, यानी वितरण करना कहलाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास में क्या है? हमारे पास में प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन के बदले प्रयोग होने वाले शब्द हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के हैं, यानी वितरण करने की बात को दर्शाने वाले शब्द हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो प्रोनाउंस हैं जो नाउन के बदले प्रयोग होंगे, लेकिन नाउन के द्वारा जितने लोगों का बोध हो रहा होगा उन लोगों को वितरित करके जो है संबोधित करने की कोशिश करेंगे। यानी हम लोग दूसरे शब्दों में, अगर आसान शब्दों में बात की जाए
तो हम लोग उन प्रोनाउंस के बारे में बात करने वाले हैं जिन प्रोनाउंस के जरिए नाउन के वितरण को व्यक्त किया जाता है। अब ये नाउन हमारा सेंटेंस में कहीं पर भी प्रयोग होता होगा, वहां पर यदि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगा देंगे तो जिस नाउन के संबंध में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के द्वारा, उस नाउन का वितरण वहां पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, यानी वह नाउन क्या हो जाएगा, बंट करके वहां पर फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो आइए इन सभी बातों को हम लोग आसान तरीके से समझते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि हम लोग प्रोनाउंस सीखने वाले हैं जिनका नेचर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर बोलने का मतलब क्या होता है, वितरण से संबंधित, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव को हम लोग कह सकते हैं वितरण से संबंधित। तो हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक के पूरे फ्रेज की शब्दार्थ निकालने की कोशिश करें तो हम लोग इसे कहते हैं वितरणवाचक। हम लोग इसे कह सकते हैं वितरणवाचक। और प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कह लेते हैं, सर्वनाम। वैसे तो इंग्लिश में सर्वनाम जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी से आपकी टोटली क्या है, डिफरेंट है। और बहुत सारे मायने में क्या है, दोनों के फंक्शन करने के तरीके, दोनों के क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ड्स के तरीके अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इस शब्दार्थ से थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं और थोड़ी बहुत मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अपने दिमाग में उतार सकते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे बोला कि भाई हम लोग प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं जिनके जरिए वितरण से संबंधित बात होने वाली है। और अगर हम लोग प्रोनाउंस की बात करें तो प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, नाउन के बदले प्रयोग होने वाला शब्द। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द। अगर हम लोग जनरल मीनिंग लेकर के चले तो वैसे तो प्रोनाउन की डेफिनेशन आपने पहले ही पढ़ रखी है, तो इतनी छोटी तो डेफिनेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक जनरल मीनिंग लेकर के चलें डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रोनाउंस दोनों शब्दों का, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वे सभी प्रोनाउन हैं जिनका संबंध वितरण से है, यानी जो वितरण को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और प्रोनाउंस वे शब्द हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों की लिस्ट में आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि भाई हम लोग वितरणवाचक सर्वनाम जैसा कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। वितरण दो प्रकार का हो सकता है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम लोग नाउन को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, जितने भी हमारे पास में नाउन्स होते हैं, तो याद करिए नाउन के लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि भाई नाउन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं काउंटेबिलिटी के आधार पर, और गणनीयता के आधार पर हम लोगों ने नाउन्स को डिवाइड किया था। एक वो नाउन की कैटेगरी थी जिनको हम लोग गिन सकते थे, और एक वो नाउन की कैटेगरी थी जिनको गिना नहीं जाता था। तो जिनको हम गिन सकते थे उन्हीं के वितरण को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भाई 10 लड़के हैं, इनको आप वितरित करिए, ठीक है, और वितरित करके कोई टास्क दीजिए, तो आप बड़े आराम से 10 को आप जो है 10 जो है भाग में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। भाई एक पार्ट में, एक यूनिट में एक लड़का आ जाएगा, दूसरी यूनिट में दूसरा लड़का आ जाएगा, तीसरे यूनिट में तीसरा लड़का आ जाएगा। तो काउंटेबल नाउन था हमारा बॉय, तो उसके वितरण को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात करें तो जो नाउन काउंटेबल होते हैं, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, उन्हें हम वितरित भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनके बारे में हम डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें मिल्क, तो आप मिल्क को, हम आपको दूध दें और आपसे कहें कि आप इसे वितरित करिए, ठीक है, तो आप उसे वितरित नहीं कर सकते। हाँ, ये कह लीजिए कि आप उसे धारिता के किसी पात्र से, मतलब किसी एक निश्चित धारिता के किसी पात्र से आप लोग जो है उसे अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप जो है दूध को जो है इस तरीके से वितरित नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने बॉयज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि नाउन्स को हम लोग, जो नाउन्स हमारे काउंटेबल होते हैं, जो नाउन्स हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और जो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं उनके ऊपर डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अंतर होता है।
जैसे अगर मैं बात करूं इस पेन की डिवीजन की, तो आप कहेंगे इसे आप यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ से कट कर दीजिए। दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ द पेन, जबकि ये काउंटेबल नाउन है। और अगर मैं बात करूं कि भाई जो कलमें मैं आपको सामने दिखा रहा हूं इनका डिस्ट्रीब्यूशन करिए, तो आप कहेंगे भाई एक कलम यहाँ पे हो गई, एक कलम यहाँ पे हो गई। तो ये पेन अपने जो ओरिजिनल इसका रूप था उसी रूप में है, बस केवल हमने क्या किया, इसको यूनिट बाय यूनिट एक दूसरे से पृथक कर दिया। तो यूनिट बाय यूनिट हम जब चीज़ों को पृथक करते हैं, नाउन्स को एक दूसरे से अलग करते हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और किसी एक नाउन को अगर हम लोग पार्ट बाय पार्ट कट कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो धारिता के किसी पात्र के द्वारा करें, चाहे हम इसके टुकड़े करके करें, तो उसे हम लोग डिवीजन कहते हैं। तो हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के द्वारा, तो हम लोग यहाँ पर किस नाउन की बात करेंगे, काउंटेबल नाउन की बात करेंगे। बिकॉज काउंटेबल नाउन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। काउंटेबल नाउन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना उनकी इकाई को डिस्टर्ब किए हुए उन्हें वितरित कर सकते हैं। हमें उन्हें स्लाइस में यानी काटने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो हमने बोला कि भाई नाउन्स पे हम लोग पहले बात करने वाले हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के जरिए हम लोग क्या करेंगे, नाउन्स के वितरण को व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो भाई नाउन्स में काउंटेबिलिटी के आधार पर दो लोग हो गए, एक काउंटेबल और दूसरे अनकाउंटेबल। तो हम लोग काउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे। और इन काउंटेबल नाउन्स में हम लोगों ने दो बातें पढ़ रखी थी। इन काउंटेबल नाउन्स में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि ये भाई दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, प्लुरल होते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है ओनली वन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ओनली वन, केवल एक। और प्लुरल का मतलब क्या होता है, प्लुरल का मतलब होता है इंग्लिश में मोर देन वन, ठीक है। जबकि संस्कृत में एक, दो और दो से अधिक की बात की जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारे पास में काउंटेबल नाउन्स के कितने नंबर हैं, दो नंबर हैं, एक सिंगुलर और दूसरा प्लुरल। सिंगुलर बोलने का मतलब ओनली वन यानी केवल एक, और प्लुरल बोलने का मतलब मोर देन वन यानी एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा में दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। तो ये जो प्लुरल है इनको भी हम लोग अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं ओनली टू यानी केवल कितने, दो। और दूसरा हम कह सकते हैं मोर देन टू। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, मोर देन टू यानी दो से अधिक। बात समझ में आई आपको। एक बात तो हम लोग जनरल से ये कह सकते हैं ओनली वन एंड मोर देन वन, यानी एक है तो सिंगुलर है और अगर एक से अधिक है तो प्लुरल है। तो एक डिवीजन तो हमारा इस तरीके का होगा कि जो कि एक या एक से अधिक के ऊपर सीधे सीधे अप्लाई हो जाएगा। मतलब एक ऐसा हमारा डिवीजन होगा जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें एक सिंगुलर या फिर मोर देन वन यानी प्लुरल, इस तरीके के जो हमारे नाउन होंगे उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। और एक हमारे पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होगा जिसके अंतर्गत हम लोग केवल दो की बात करेंगे या फिर हम लोग मोर देन टू की बात करेंगे यानी दो से अधिक की बात करेंगे। अब आप एक बात जनरल समझिएगा, जब हम लोग केवल दो की बात करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ जब हम बात करेंगे मोर देन टू की, तो मोर देन टू इज आल्सो मोर देन वन। अगर हम मोर देन टू की बात करें मतलब जो चीज दो से ज्यादा है वो ऑलरेडी एक से ज्यादा तो उसको होना ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन में कुल चार तरीके नहीं होंगे। हम लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरीका तो होगा जिसके जरिए हम लोग केवल एक की बात करेंगे, और एक तरीका होगा जिसमें हम लोग केवल दो लोगों के संबंध में बात करेंगे, और एक तरीका होगा जिसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, मोर देन टू की बात करेंगे यानी दो से ज्यादा लोगों की बात करेंगे। बात आपको समझ में आई। तो और इस चीज को अगर हम कहें कि भाई मोर देन वन इज आल्सो मोर देन टू, तो हम लोग या तो इसकी बात करें या तो इसकी बात करें, इन दोनों के जरिए हम लोग इनडायरेक्टली एक ही बात करेंगे। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। और एक तरीका हमारे पास में और होगा जिसके जरिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को नेगेटिवली प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, यानी जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा उसे हम बताने की कोशिश करेंगे।
अब इस बात को एक नेचुरल और एक रियल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करिए, समझिएगा। अच्छा, एक चीज और, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पे जाने के पूर्व मैं आपको उन शब्दों से अवगत करा दूं जिन शब्दों के बारे में आप लोग सीखने वाले हैं, यानी जिन शब्दों का सिंटैक्स आप सीखने वाले हैं। यानी इनडायरेक्टली कहें तो हम लोग उन शब्दों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत रखा गया है। तो पहले मैं उन शब्दों को लिख देता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत शब्द कौन कौन से आते हैं आपके पास में? एक हमारे पास में आता है ईच, और जो दूसरा शब्द है वो है, ईच के बाद में जो दूसरा शब्द है वो हमारे पास में है नन, ठीक है। और तीसरा शब्द हमारे पास में है ईदर। इसे कुछ लोग आइदर भी पढ़ते हैं और ईदर भी पढ़ते हैं, दोनों में से आप कुछ भी पढ़िए, प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा अंतर दोनों के नहीं है, ठीक है। और जो अगला शब्द है वो है हमारा पास में नाइदर, या जिसे हम लोग पढ़ते हैं नीदर, ठीक है। तो हम लोगों ने बोल दिया भाई कि 4 शब्द हैं हमारे पास में जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत रखा गया है। अब ये बात अलग है कि इन्हें अलग तरीके से उपयोग किया जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाने लगेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे इन शब्दों की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के आधार पर किस तरीके का सिंटैक्स होता है, मतलब कहाँ पे ये आते हैं और कैसा फंक्शन एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो भाई ईच, नन, ईदर और नीदर, ये 4 शब्द ऐसे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका उपयोग हम लोग क्या करने के लिए करते हैं? ईच, नन, ईदर और नीदर, इन 4 शब्दों का उपयोग हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के तौर पे करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का काम क्या होता है कि ये लोग जहाँ पे प्रयोग होते हैं नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, और जिस नाउन के स्थान पर इन शब्दों का उपयोग करते हैं उस नाउन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके कोई बात कहना चाहते हैं, मतलब उन्हें वितरित करके कोई बात हर एक के लिए कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग बात करेंगे रियल टाइम सिचुएशन की, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ईच का उपयोग होगा कि नन का उपयोग होगा, ईदर का उपयोग होगा या फिर नीदर का उपयोग होगा, ठीक। तो अभी जो हमने आपके सामने लिखने की कोशिश की थी कि भाई या तो सिंगुलर होगा, ठीक है, या फिर मोर देन 1 होगा, या फिर ओनली 2 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को बात ये करनी है, देखिए भाई, जब हम लोग बात करेंगे एक से अधिक, ठीक है, और हमें पता नहीं होगा कि एक से अधिक कितने हैं, एक से अधिक 2 हैं कि एक से अधिक 3 हैं कि एक से अधिक 4 हैं, ये बात हमें पता न हो, यानी एक वो बात है जो कि हम लोग बिल्कुल ही जनरल तौर पे पेश करने की कोशिश करते हैं, सामान्य तौर पर। तो सामान्य स्थिति में लोगों का वितरण यदि करना हो, सामान्य अर्थ में लोगों का यदि वितरण करना हो, तो हम 2 शब्दों की बात करते हैं। एक शब्द की बात हम लोग करते हैं ईच, जो कि हमें ये बताता है कि चाहे जितने भी लोग हों, चाहे जितने भी नाउन हों, ठीक है, उनमें से प्रत्येक। अब ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे 2 ही हैं या 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, बात समझ में आई? यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग प्रत्येक की बात करना चाहते हैं और बहुत ही जनरल सेंस में बात करना चाहते हैं, ठीक है, सामान्य अर्थ में, तो हम लोग वहां पे इस तरीके की बात करेंगे। भाई हम लोग बोल देंगे यहाँ पे या तो 2 हैं या फिर यहाँ पर 2 से अधिक हैं। भाई 2 होंगे कम से कम, तभी तो आप उनमें से प्रत्येक की बात करेंगे, नहीं तो पहले से ही 1 होगा तो वो तो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो पहले से ही इंडिविजुअल है, उसे फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हम लोगों के सामने एक जनरल केस ये हो सकती है, केस फर्स्ट केस हमारे पास में ये हो सकती है कि हम लोग का जो रेफरेंस है वो 2 या 2 से अधिक का हो रेफरेंस, और यहाँ पे क्लियर नहीं है, दोनों चीजें क्या हैं, दोनों चीजें स्पष्ट नहीं है कि भाई 2 हैं या 2 से अधिक है, ये हमारा रेफरेंस अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पर 2 तो कम से कम है ही है। अब इनमें से मैं कितने लोगों की बात कर सकता हूँ? अब इनमें से या तो मैं प्रत्येक की बात कर सकता हूं या तो मैं किसी भी एक की बात नहीं कर सकता हूं। ये 2 प्रकार का वितरण हुआ, एक हमारा जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है और एक वो केस जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है।
तो भाई हमारे पास में जो नाउन है केस फर्स्ट में वो कैसा है, या तो दो है या दो से अधिक है, और ये बात हमें कंफर्म नहीं है, या फिर हम अपने लिसनर्स को ये बात कंफर्म नहीं करना चाहते हैं। बजाय ये बात कंफर्म करने के हम लोग एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं, यानी हम कहना चाहते हैं कि भाई मेरा जो रेफरेंस है वो दो या दो से अधिक लोगों में से है, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो उनमें से प्रत्येक के लिए या तो अप्लाई होगी या तो किसी भी एक के लिए अप्लाई नहीं होगी। तो अगर हम ऐसी बात करना चाहते हैं तो हमें ईच और नन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लगाने के पूर्व, कहीं पर भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लगाने जा रहे हैं तो उसके पूर्व आपको अपना रेफरेंस क्लियर करना पड़ेगा कि भाई आप दो के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर दो या दो से अधिक दोनों के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। तो हमारे पास में रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो दो प्रकार का होगा, ठीक है, जिनमें से मैं पहले केस की बात करता हूं। तो केस फर्स्ट जो है हमारे सामने वो कैसा है, दो या दो से अधिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दो या दो से अधिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम लोगों के पास में दो या दो से अधिक नाउन्स हैं, ये रेफरेंस हमारा स्पष्ट नहीं है लेकिन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी दो नाउन्स होंगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस शब्द को, और अगर दो से अधिक नाउन्स हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस रेफरेंस में जो आपके पास में प्रोनाउंस आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, वो दो हैं, एक है उनमें से ईच और दूसरा है उनमें से नन, ठीक है। अब ईच का शाब्दिक अर्थ, अगर हम लोग ईच का रेफरेंस बात करें, ईच के संदर्भ की बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं ईच का मतलब होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब प्रत्येक, यानी हम लोग जो बात करेंगे, अगर हम लोग ईच शब्द लिखेंगे जिन नाउन्स के स्थान पर, तो उन नाउन्स में से हम लोग किसकी बात करेंगे। पहली बात कि वो दो या दो से अधिक हैं, एक जनरल सी बात हो गई कि वो प्लूरल है, और दूसरी बात कि उन प्लूरल में से हम लोग प्रत्येक के संदर्भ में अपने बात के प्रभाव को अप्लाई करना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने उनका नाम लिखने के बजाय उनकी जगह पे क्या लिख दिया, ईच लिख दिया। अब इस बात को एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा, फिर उसके बाद नन पे आएंगे। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, रेफरेंस है। रेफरेंस बोलने का मतलब कि हम कितने लोगों के संदर्भ में अपनी बात करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, ये हमको ये बताएंगे कि इस रेफरेंसिव प्रोनाउंस में से मतलब जितने नाउन्स के संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं उनमें से हम कितनी की बात करेंगे ये तय करेंगे, ईच और नन। तो हमारे पास रेफरेंस कितने लोगों का है, दो या दो से अधिक का है। तो दो या दो से अधिक को हम लोग क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक को हम जनरली प्लूरल कहते हैं। जनरली प्लूरल बोलने का मतलब सामान्य तौर पर इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि भाई जो ईच है वो दो या दो से अधिक के रेफरेंस में से प्रत्येक की बात करेगा, ठीक है। अब इस बात को गौर से समझिएगा। मान लीजिए किसी क्लास में मोर देन वन स्टूडेंट थे और उनकी संख्या का आपको बोध नहीं था, बस केवल इतनी बात का बोध था कि वहां पर प्लूरल लोग हैं, वहां पर एक से अधिक लोग हैं। बस केवल इतनी बात का आपको बोध था कि वहां पर एक से अधिक लोग हैं, और आपने क्या किया, उन स्टूडेंट्स के बीच में कुछ किताबों को वितरित करने का कार्य संपन्न करना चाहा। तो आप क्या करेंगे, अब आपको मैक्सिमम लिमिट पता थी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वहां पर एग्जैक्ट नंबर्स कितने थे। आपको एक जनरल सी बात पता चली कि वहां पर लगभग 50 लोग हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जो भी मतलब बॉक्स होगा जिसमें किताबें आपको रखनी है उसमें आप 50 या 50 से ज़्यादा कुछ
किताबें उसमें रख देंगे। अब आप वहाँ पे 500 तो नहीं रख देंगे कि भाई आपको पता है कि नहीं 50 स्टूडेंट्स हैं तो लाओ मैं 500 यहाँ पे किताबें रख देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये 2-3 बातें पता चली कि भाई एक कमरा है, ठीक है, उसमें लगभग 50 लोग हैं, लेकिन वो कंफर्म नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कंफर्म नहीं है, यानी लड़कों की संख्या एग्जैक्ट कितनी है ये आपको कंफर्म नहीं है। लेकिन क्या बात कंफर्म है कि वो 50 से ज्यादा नहीं है, और दूसरी बात क्या कंफर्म है, दे आर मोर देन 1, यानी वे लोग क्या हैं, एक से ज्यादा हैं। तो आप दो बातें नहीं करेंगे, आप 50 से ज्यादा किताबें नहीं रखेंगे और आप एक किताब रख करके भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने जाएंगे। मतलब आप जो किताबें रखेंगे वो एक से ज्यादा रखेंगे और 50 लगभग आप जो है 50 किताबें कम से कम आप रख देंगे उसमें, ठीक है। तो इस बात को अगर आपको किसी को कहना है, ठीक है, कि भाई ये किताबें उन लड़कों में से प्रत्येक को आप दे दीजिए, तो जो आपने संदर्भ यूज किया, जो आपने रेफरेंस यूज किया, वो 2 या 2 से अधिक के रेफरेंस में आपने बात की कि भाई वहां पर अगर 2 लड़का होगा तो भी मोर देन 1 हो गया, और अगर 2 से अधिक होगा तो भी वो मोर देन 1 हो गया। और आपने जो किताबें दी है वो मोर देन 1 ही दी है, जो आपने किताबें दी है वो मोर देन 1 दी है। लेकिन आप उन किताबों को देना किसे चाहते हैं, आप उन किताबों को जो लोग मोर देन 1 है उनमें से प्रति एक को देना चाहते हैं, मतलब प्रति एक को देना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि एक एक बच्चे को कितनी कितनी किताब मिले, एक एक किताब मिले, ठीक है। यानी जो आप सेंटेंस अपना डिलीवर करेंगे वो उनमें से जो 2 से अधिक हैं, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक लड़के हैं उनमें से प्रत्येक के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे आप कहते हैं कि यह किताब स्टूडेंट को दे दीजिए, तो ये सेंटेंस उन सब के लिए अप्लाई होगा, उन सब में से प्रत्येक के लिए अप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पे एक जनरल सी बात की कि भाई 2 या 2 से अधिक लोग हैं, और दोनों में से कितने लोग हैं, 2 हैं या 2 से अधिक है, ये कंफर्म नहीं है, यानी जनरल सेंस है। और इनमें से हमें प्रत्येक के संदर्भ में कोई बात करनी है, प्रति एक के संदर्भ में, तो हमें इनकी जगह पे, इनके नाम की जगह पे क्या लगा देना चाहिए, ईच लगा देना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिखा इस तरीके से, देयर आर more than 1 स्टूडेंट्स, या फिर इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स एंड, ठीक है। हमने यहां पे लिखा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, या फिर हमने लिखा देयर आर मोर देन 1 स्टूडेंट्स, यानी वहां पर कितने लड़के हैं, एक से अधिक विद्यार्थी हैं। या फिर हमने कहा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अब ये बात नहीं कंफर्म है कि 2 हैं या 2 से अधिक है, तो जनरल रेफरेंस हो गया प्लूरल नाउन का। फिर हमने बोल दिया एंड, और इसके बाद में हम इन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में कहना चाहते हैं कि ये विद्यार्थी, यानी इनमें से प्रत्येक विद्यार्थी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, इनमें से प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये बात कहना चाहते हैं तो भाई हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा एंड, फिर उसके बाद में हमको बताना पड़ेगा इन स्टूडेंट्स के एक एक करके हमको नाम बताने पड़ेंगे। अगर हम कहना चाहते हैं कि उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ रहा है तो प्रत्येक विद्यार्थी का हमको क्या करना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। तो हमारे सामने एक दिक्कत खड़ी हुई कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक का नाम लिखिए, और उसके बाद आप लिखिए रोहन, सोहन, मोहन, सीता, गीता, रीता, और उसके बाद आर लगाइए, फिर लिखिए रीडिंग न्यूज़पेपर। तो हम लोग इस सिचुएशंस को आसान कर देते हैं, इस सिचुएशन को क्या करते हैं, आसान करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के एक शब्द का हम लोगों ने प्रयोग कर लिया इन सभी के नाम की जगह पे, तो हमने बोल दिया एंड ईच, और अब ईच के जरिए हम लोग केवल एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बार में एक की बात कर रहे हैं। तो ईच के साथ में अब हमको आर लगाने की जरूरत नहीं है, इज लगाएंगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे भाई, रीडिंग न्यूज़पेपर। तो संभवतः जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपके दिमाग में घुस गई होगी। हमने यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट की जिसमें हमारे पास में 2 या 2 से अधिक नाउन का रेफरेंस था,
और उस रेफरेंस में से हमें प्रत्येक के संदर्भ में अपनी किसी बात को इफेक्टिवली डिलीवर करना था, बिल्कुल प्रॉपर मीनिंग में। लेकिन हम सभी का नाम नहीं लिखना चाहते थे, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोगों ने सभी के नाम की जगह पर, यानी नाउन की जगह पर, एक डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने वाला जो एग्जैक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जैक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता था, वैसा हमने एक शब्द यहाँ पे अप्लाई किया, ईच, जिसका मतलब हुआ दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। यानी जनरली अगर प्लूरल नाउन्स हैं तो उनमें से प्रत्येक के संदर्भ में यदि कोई बात करनी है तो हमें ईच को सब्जेक्ट बना लेना चाहिए। और इस सब्जेक्ट को, चूंकि ये प्रत्येक के बारे में बात करता है, तो इस सब्जेक्ट को सिंगुलर काउंटेबल नाउन मानते हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए अपने सेंटेंस को क्या कर देना चाहिए, आगे बढ़ा देना चाहिए। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, हमने लिखा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, वहां पर बहुत सारे लड़के हैं, एंड ईच इज रीडिंग न्यूज़पेपर, और उनमें से प्रत्येक, इस ईच का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक, और उनमें से प्रत्येक क्या कर रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर, और प्रत्येक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। बात आपको समझ में आई। तो ईच का मतलब हुआ दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, यानी जनरली सामान्य तौर पर प्लूरल में से प्रत्येक के बारे में बात करने के लिए हमको क्या लगा देना चाहिए, ईच लगा देना चाहिए। बात समझ में आई। एक और सेंटेंस आप इस बात को समझने के लिए देखिएगा। जब हम लोग ईच को ऑब्जेक्ट बना करके पेश करने की कोशिश करते हैं, अभी तक हम लोगों ने ईच को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। अगर हम ऑब्जेक्ट बना करके पेश करना चाहते हैं, जैसे हम यहां पे लिखें we have many members in our organization. We have many members in our organization, and we care each. बात समझिएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे ईच शब्द का उपयोग किया। हमने यहाँ पे पहले ही अपना रेफरेंस क्लियर कर दिया था दैट वी हैव मेनी मेंबर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, मेनी मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग बोलने का मतलब जनरली या तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे, ठीक है। यानी जनरली ये प्लूरल है, कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कितने नंबर्स में है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कहा एंड वी सब्जेक्ट हो गया, केयर हमारी वर्ब हो गई, और ईच यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज किया, और ऑब्जेक्ट की जगह पर जब यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगा तो इसने उन नाउन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया जिन नाउन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मेंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने का काम किसने किया, ईच ने किया। और ईच का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। और हमें पहले से ही पता था कि यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग हैं, क्योंकि हम लोग जनरली यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे थे। तो हमने कहा वी हैव मेनी मेंबर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे सदस्य हैं, एंड वी केयर ईच, और हम उन सदस्यों में से प्रत्येक की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, प्रत्येक का केयर करते हैं, प्रत्येक के बारे में सोचते विचारते हैं। बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ईच का प्रयोग हम लोग किस जगह पे करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी कर सकते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल हमारे सामने ये बात निकल करके आई कि भाई ईच का प्रयोग हम लोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के बारे में हम लोग बात करने के लिए कर सकते हैं। कहीं कहीं पर इस ईच को थोड़ा सा एलोंगेट करके लिखा जाता है, जिसमें ईच के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन लगा करके फिर उसके बाद में उस नाउन
उन नाउन्स या उन प्रोनाउंस का जिक्र किया जाता है जिनके डिस्ट्रीब्यूशन को आप ईच के जरिए व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इस तरीके से लिखा हुआ देखे होंगे, ईच ऑफ स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों में से प्रत्येक। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं ईच ऑफ द टू मतलब ये जो दो लोग हैं इनमें से प्रत्येक। ठीक है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई दो लोगों की बात है, यहाँ पे ईदर लगाइए, तो बिल्कुल भी आप रॉन्ग है, क्योंकि जो ईच है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एक तरीके से जनरल सेंस में बात करता है, और जो आपका ईदर है वो केवल दो की बात करता है, लेकिन उनके रैंडम ऑर्डर में पिकअप होने की भी बात करता है साथ साथ में। अभी हम लोग थोड़ी देर में इसमें अंतर देखेंगे कि ईच और ईदर के डिफरेंस में क्या यूज है, और कहाँ पे ईच लग सकता है और कहाँ पे ईदर, कहाँ पे ईच नहीं लग सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई स्टूडेंट्स बोलने का मतलब मोर देन टू, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि दो से अधिक लोग हैं। अगर दो लोग होते तो हम यहाँ पे लिखते ना ईच ऑफ टू स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे बोला ईच ऑफ स्टूडेंट, तो भी करेक्ट है। हमने कहा ईच ऑफ द टू, तो भी हमारा क्या है, करेक्ट है। यानी यहाँ पे दो लोग हैं और दो में से प्रत्येक के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे दो से अधिक लोग हैं और यहाँ पे दो से अधिक में से किसकी बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है। अब इस वाले फ्रेज की अगर हम लोग बात करें तो इस वाले फ्रेज को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर अगर प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि भाई सब्जेक्ट बनेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन उनमें से प्रत्येक की बात होगी तो जो हमारी वर्ब चलेगी, हेल्पिंग वर्ब, वो ईच के हिसाब से चलने लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपने इन स्टूडेंट्स में से इस ईच को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो हम लोग कहीं कहीं पर केवल ईच का प्रयोग न करके, ठीक है, अगर भाई नाउन पहले आ चुका होता तो केवल ईच का प्रयोग कर लेंगे, इसका रेफरेंस समझा देगा कि भाई ये जो इसके पहले नाउन की बात हो रही है वहीं पर इसका रेफरेंस जाएगा। लेकिन अगर पहले नाउन कहीं पर नहीं आए होंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ईच ऑफ स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम केवल एक इंडिविजुअल सेंटेंस लिखें तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ईच ऑफ द बॉयज इज वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, तो भाई ये जो बॉयज हैं इसके पहले कहीं पे इनका जिक्र नहीं हुआ था, तो इस वजह से इन द बॉयज में से प्रत्येक की बात करनी है। तो अब हमको केवल ईच लिखने से काम नहीं चलेगा, रेफरेंस हमारा क्लियर नहीं होगा कि किन नाउन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस वजह से हमको इन नाउन्स को भी समावेश करना पड़ेगा अपने सेंटेंस में, और ऐसा करने के लिए हमको ईच के जगह पे अब ईच ऑफ द बॉयज लिखना पड़ेगा। तो कहीं पर भी आपको मिलेगा ईच, वो हमारा क्या बताएगा, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, इस तरीके के वितरण को शो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप इन सारी बातों को इत्मीनान से नोट करिए, सीखने और समझने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ नन के बारे में डिस्कशन को लेकर के, और लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे ईदर और नीदर की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि भाई नन और नीदर में क्या डिफरेंस है और ईच और ईदर के यूज में क्या डिफरेंस है, किसके पास में लिमिटेशंस हैं यूज होने की और किसके पास में अनलिमिटेड वैलिडिटी है यूज होने की। तो मित्रों, अब तक के वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के जो है डेफिनेशन के आधार पर हम लोगों ने ईच को सीखने की कोशिश की, और हम लोगों ने ये जाना कि जो हमारा पहला केस है उसके अंतर्गत हम लोग ईच को लेकर के चले, और ईच का मतलब हुआ दो या दो से अधिक में से प्रत्येक का। अगर हम लोगों को प्रत्येक के बारे में कोई बात करनी है तो हम लोग वहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर, यानी किसी भी नाउन के बदले जो कि दो या दो से अधिक नाउन के बारे में बात कर रहा हो, उसके स्थान पर यदि प्रत्येक के बारे में बात करनी हो तो हम लोग ईच का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए हम लोग केस सेकेंड की बात करते हैं। केस सेकेंड में हमारे पास जो शब्द है उसे हम लोग कहते हैं नन। ठीक है ना, इसका भी जो रेफरेंस होता है वो दो या दो से अधिक का होता है, यानी अभी भी हम लोग जनरली प्लूरल की बात करते हैं। ठीक है ना, तो अभी भी हम लोगों का जो रेफरेंस है वो दो या दो से अधिक का है, दो या दो से अधिक का है। ठीक है, और दो या दो से अधिक में से अगर हम लोग बात करने वाले हैं नन की, अगर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, नन की, तो नन का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक में से कोई एक भी नहीं, दो या दो से अधिक में से कोई भी नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे निगेटिवली अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो नन का हमारा अर्थ क्या हो जाएगा,
2 या 2 से अधिक में से कोई नहीं। बात आपको समझ में आई? तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई हमारा जो रेफरेंस होगा वो 2 या 2 से अधिक का होगा। यानी जनरली अगर प्लुरल के बारे में बात करनी है, प्लुरल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है, तो हम लोग नन का उपयोग कर सकते हैं। और नन तब उपयोग में आएगा जब हम लोग 2 या 2 से अधिक नाउन के रेफरेंस में से किसी की बात नहीं करना चाहेंगे। बात आपको समझ में आई? यानी हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के न होने की बात करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस बात को उदाहरण के जरिए स्पष्ट करने की कोशिश करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, none of the students can solve these problems. अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमने यहाँ पे लिखा द स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं तो हमने यहाँ पे कंफर्म नहीं किया कि ये 2 हैं या 2 से ज्यादा है। हम लोगों ने सामान्य तौर पर एक प्लुरल नाउन का उपयोग कर लिया जो कि हमें बताता है कि हाँ, यहाँ पर जिस नाउन की बात हो रही है वो मोर देन 1 है, यानी प्लुरल है। तो हम लोगों ने सामान्य भाषा में प्लुरल नाउन की बात की और उस प्लुरल नाउन में से हम लोग किसी एक की भी बात नहीं करना चाहते। मतलब हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि भाई कौन इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, इन समस्याओं को कौन सॉल्व कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 2 हो या मोर देन 2 हो, यानी या तो वो 2 हैं या फिर वो 2 से अधिक है। यानी जनरली वो प्लुरल है, 2 रहेगा तब भी प्लुरल होगा और 2 से अधिक होगा तब भी हमारा क्या होगा, प्लुरल होगा। यानी हम लोग इस शब्द के जरिए बोलना चाहते हैं मोर देन 1, यानी 1 से ज्यादा। तो भाई 1 से ज्यादा ये जो विद्यार्थी हैं, इनमें से कोई भी नहीं इन समस्याओं को हल कर सकता है। इनमें से कोई भी इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। यानी नन का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक में से कोई नहीं। तो हमने बोला कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों में से कोई इन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता है। यानी विद्यार्थियों में से कोई भी इन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो मेरा अर्थ यहाँ पे नन का उपयोग हम लोगों ने सब्जेक्ट की जगह पे किया और नन का अर्थ हुआ 2 या 2 से अधिक में से कोई नहीं। इस शब्द का उपयोग हम लोग इस फ्रेज के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक आपके सामने लिमिटेशन ये होगी, वहां पर एक सीमा ये होगी आपके सामने कि भाई इस नाउन का जिक्र पहले हो चुका होगा, तभी आप उसके रेफरेंस को इसके जरिए क्या कर पाएंगे, पुनः यूज कर पाएंगे। मतलब प्रोनाउन के यूज होने का सीधा सीधा सा फंडा ये होता है कि जिस नाउन की जगह पे आप उसे यूज करना चाहते हैं वो नाउन उसके यूज होने के पहले आ चुका हो। मतलब प्रोनाउन के यूज होने के पहले नाउन आ चुका होगा, तभी रीडर्स को समझ में आएगा कि हाँ, इसी नाउन के संबंध में बात हो रही है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल्स अगर हम लोग करने की कोशिश करें जिसमें हम लोग इस फ्रेज की बात नहीं करेंगे, केवल नन की बात करेंगे। जैसे we have many, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था many members in our school but none is are present today। अब यहाँ पर बात को समझिएगा। एक और बात हमने आपके साथ में यहाँ पर जोड़ दी है जो कि आपको मुझे संभवतः अगले तथ्य में बतानी पड़ती, और मैं इसी तथ्य में उस बात को भी समाप्त कर लेना चाहता हूँ। और वो बात है नंबर ऑफ नन। मतलब नन का नंबर क्या है।
नन को सिंगुलर कंसिडर किया जाए कि प्लूरल कंसिडर किया जाए। भाई जनरल सी बात यह है कि 2 या 2 से अधिक में से कोई भी नहीं ऐसी बात ये करना चाहता है। तो कोई भी नहीं का मतलब क्या है? क्या वो एक साथ में सभी को निगेट कर देगा या एक साथ में सभी को निगेट करने के बजाय एक एक करके निगेट करेगा? तो यहाँ पर एक एक करके निगेट करने जैसा कोई सेंस नहीं है। और सभी को निगेट किया जाए एक बार में, ये भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी वजह से नन का जो नंबर है वो सिंगुलर आप रखें या प्लूरल रखें, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी नन के नंबर को आप चाहे सिंगुलर रखें किसी भी सेंटेंस में, यानी नन को आप सिंगुलर मान करके इज लगाएं या नन को आप प्लूरल मान करके आर लगाएं, इन दोनों तथ्यों में किसी भी तथ्य में गलती कोई नहीं है। यानी नन को आप सिंगुलरली भी कंसिडर कर सकते हैं और नन को आप प्लूरल भी मान करके वर्ब का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल हमको क्या बात करनी है, जितने भी लोग हैं उनमें सबको क्या करना है, हमें नकारना ही नकारना है यहाँ पे। ठीक है, तो चाहे हम इसको सिंगुलरली नकारने की कोशिश करें, चाहे हम सभी को एक साथ में नकार देने की कोशिश करें, हमारा पर्पस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरीके से सॉल्व होगा। इस वजह से नन का नंबर हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके का होता है। अब हम उस तथ्य पर आते हैं जहां पर हमने आपको बोला कि भाई नन का उपयोग बिना इस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन इत्यादि लगाने के अलावा भी आप कर सकते हैं, जहां पे नन के बाद में ये सारा फ्रेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आपको सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से आपको वर्ब देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमने बोला था कि भाई नन का उपयोग यदि आप सेंटेंस में करने जा रहे हैं तो सुनिश्चित कर लीजिए कि जिन नाउन्स के रेफरेंस के स्थान पर आप नन का उपयोग वितरण को दर्शाने के लिए करने वाले हैं, उन नाउन्स का जिक्र कहीं पर सेंटेंस में पहले ही हो चुका हो। तो हमने देखा वी हैव मेनी मेंबर्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में बहुत सारे सदस्य हैं, बट लेकिन नन इज या आर प्रेजेंट टुडे, उनमें से कोई भी नहीं या कोई एक भी नहीं आज उपस्थित है। मतलब आज उनमें से कोई एक या कोई एक भी नहीं उपस्थित है। नन के साथ में आप इज लगाएं या आर लगाएं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वही मतलब है हम एक एक को करके सबको नकार दें या फिर सबको एक साथ में ही नकार दें, दोनों तथ्यों से आपका एक ही पर्पज सॉल्व होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास में नाउन पहले आ चुका होगा जिसका रेफरेंस हम लोग नन के द्वारा देने की कोशिश करेंगे और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो उस नाउन के बिना आप नन का उपयोग कर लेंगे। और अगर कहीं पर नहीं आया होगा तो आपको वो नाउन ऑफ प्रीपोजिशन लगाने के बाद में लिखना पड़ेगा। अब एक बात और यहाँ पे, चूंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को दर्शाएगा या प्लूरल प्रोनाउन को दर्शाएगा, इसलिए आपको किताबों में ये चीज लिखी हुई दिख सकती है कि भाई नन के बाद में यदि ऑफ प्रीपोजिशन लगा हो या फिर इनमें से किसी के बाद में भी अगर ऑफ प्रीपोजिशन लगा हो तो उसके बाद में हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। और ये बहुत ही जनरल सी बात है, बहुत सी कॉमन सी बात है कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे प्लूरल लेकर के रेफरेंस ही चल रहे हैं तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का आना तय है या प्लूरल प्रोनाउन का आना तय है। बहरहाल हम लोगों ने एक बात सीख ली कि भाई नन का रेफरेंस जो होता है वो 2 या 2 से अधिक का होता है और वो 2 या 2 से अधिक में से किसी एक की भी नहीं बात करना चाहता है। और इसी अर्थ में हम लोग उसे इंग्लिश लैंग्वेज के विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूं, मेनी स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत सारे विद्यार्थी इस समस्या को हल कर सकते हैं, बट वी नो नन, लेकिन हम लोग किसी एक को भी नहीं जानते। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मेनी स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल कर सकते हैं, बट वी नो नन, लेकिन हम लोग
उनमें से किसी एक को भी नहीं जानते, तो नन को हम लोगों ने यहाँ पर बनाने की कोशिश की ऑब्जेक्ट, और इसका रेफरेंस मेनी स्टूडेंट्स की तरफ रहा, और नन ने मेनी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर पेश करने की कोशिश की। यहाँ पर हम लोगों ने नन का उपयोग विदाउट नाउन का रेफरेंस यहाँ साथ में देने के बजाय हमने किया, और एक बात सीखी कि भाई नन को हम लोग सिंगुलर मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और प्लुरल मानेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक जनरल सी बात है कि नन के जरिए हम लोग दो या दो से अधिक में से किसी एक की भी बात ना करनी हो, तब हम लोग उसे सेंटेंसेस में प्रोनाउन के तौर पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे नाउन के स्थान पर कर लेते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स थे जो आपको नन के बारे में जो भी बातें हो सकती हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इन बातों को सिखाने के लिए पर्याप्त, मेरे समझ में आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। तो आप इन सारी बातों को फिर से अपने जहन में बिठाने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ ईदर और नीदर के बारे में डिस्कशंस को लेकर के। तो मित्रों, अब तक के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ईच और नन को सीखने की कोशिश कर ली है। और ईच का मतलब हुआ दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, यानी जनरली प्लुरल में से प्रत्येक की बात करनी हो। और नन का मतलब हुआ कि भाई जो भी प्लुरल नाउन हमारे पास में है उनमें से हम किसी भी एक नाउन की बात नहीं करना चाहते हैं, तो नन का उपयोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ईदर और नीदर की। तो ईदर और नीदर का जो हम लोग केस थर्ड लेकर के चलने वाले हैं, केस थर्ड में हम लोगों का रेफरेंस बदल जाने वाला है। अब तक हम लोग जनरली प्लुरल की बात कर रहे थे, अभी भी हम लोग प्लुरल की ही बात करेंगे। आफ्टर ऑल प्लुरल में से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। भाई सिंगुलर का तो वितरण किया नहीं जाता, वो तो ऑलरेडी इंडिविजुअल होता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर जो रेफरेंस लेकर के चलने वाले हैं वो केवल दो का रेफरेंस लेकर के चलने वाले हैं। तो अब हम लोग जो बात करेंगे उस बात का संदर्भ कहाँ तक जाएगा, केवल दो तक का जाएगा, ठीक है। और इस केवल दो के संदर्भ में से अगर हम लोग ईदर की बात करें तो इसके जरिए हम लोग कौन सा अर्थ प्रकट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग कहना चाहते हैं दो में से, क्योंकि हमारा रेफरेंस कितने का होना चाहिए, केवल दो का होना चाहिए। यानी यहाँ पे ये बात बिल्कुल कंफर्म होगी कि जिस नाउन के वितरण को आप दर्शाना चाहते हैं ईदर के जरिए, वो नाउन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम दो होना चाहिए। मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी कहिए, दो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कहा ईदर का मतलब हुआ दो में से, कितने में से, दो में से। अब यहाँ पर एक बात आएगी जो कि ईच से इसको अलग कर देती है, कोई भी एक, क्योंकि ईच के जरिए भी आप जो है, ईच के जरिए भी आप लोग दो की बात कर सकते थे। जैसे हमने वहां पे लिखा था ना, दो या दो से अधिक में से, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। तो आप ये कह लेंगे कि भाई जब दो के लिए भी ईच पर्याप्त था तो फिर ईदर की जरूरत क्या पड़ गई, ठीक है। लेकिन ईच जो था वो प्रत्येक के बारे में बात कर रहा था, यानी वो लोगों को एक ऑर्डर में पिकअप करने की बात कर रहा था। प्रत्येक का मतलब सबके बारे में बात होनी वहां पर तय थी। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर दो में से एक की बात हो गई तो दूसरे की बात नहीं होगी, ये भी यहीं पर क्या हो जाता है, तय हो जाता है। और साथ ही साथ में किस एक की बात होती है ये हमारे साथ में तय नहीं हो पाता है ईदर के जरिए। मेरे कहने का मतलब कि भाई अगर दो व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति अगर हैं, एक का नाम अगर ए है और एक का नाम बी है, और हम इन दोनों के नाम की जगह पर ईदर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं ईदर का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं, केवल दो लोग हैं। लेकिन जैसे ही हम ईदर की बात करेंगे तो हम ये कहना चाहेंगे कि या तो ए की बात कर लो या तो बी की बात कर लो। यानी ईदर के लिए ए भी उतना ही बराबर है, उतना ही जिम्मेदार व्यक्ति है जितना कि बी है। लेकिन जब ईदर का प्रयोग हो जाएगा उसके बाद में अगर आपने ए की बात कर रखी है ईदर के जरिए तो बी की बात आप नहीं कर पाएंगे, और बी की बात कर रहे हैं तो ए की बात नहीं कर पाएंगे। इस बात को तय नहीं करता है ईदर कि भाई ए की बात करनी है कि बी की बात करनी है। लेकिन हाँ,
ये बात जरूर तय करता है कि जो मैं बात करने वाला हूं वो किसी भी एक के संदर्भ में बात करूंगा, लेकिन वो कितने होने चाहिए? केवल 2 होने चाहिए। ठीक है, तो ईदर का रेफरेंस क्लियर है कि भाई 2 की बात करेगा, लेकिन सिलेक्शन का जो ऑर्डर है यानी चयन करने का जो क्रम है वो रैंडम है। कैसा है? रैंडम है। रैंडम बोलने का मतलब विदाउट एनी ऑर्डर। और ईच के बारे में क्या थी कि ईच का रेफरेंस क्लियर नहीं था। वो 2 की भी बात कर सकता था, 2 के लिए भी आप ईच का प्रयोग कर सकते थे, और 2 से अधिक के लिए भी आप प्रयोग कर सकते थे ईच का प्रयोग। लेकिन वहां पर जो सिलेक्शन था वो एक ऑर्डर में था, और वो ऑर्डर क्या था कि आप सभी के बारे में बात कर रहे थे एक एक करके। तो अगर आपके पास में नाउन ऐसा हो कि वो मोर देन 1 हो, यानी 2 या 2 से अधिक हो, और उनमें से सभी की बात करनी तय हो एक एक करके, तो आप ईच लगाइए। और यदि आपको ये कंफर्म हो कि यहाँ पर 2 नाउन के विषय में बात हो रही है, यानी कोई ना कोई शब्द आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा कि जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर 2 नाउन की बात हो रही है, और ऑर्डर का किसी भी प्रकार का आपको झोल ना हो, ऑर्डर का किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत न हो, तो आप उनमें से किसी भी एक के बारे में यदि बात करना चाहते हैं तो आप क्या लगा देंगे? ईदर लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक रेफरेंस ले रखा है 2 लोगों का, हम यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर 2 मेंबर्स इन आर स्कूल। हमारे स्कूल में कितने मेंबर्स हैं? 2 मेंबर्स हैं। फिर हम कहना चाहते हैं 2 में से कोई एक भी इस कार्य को कर सकता है, मतलब ये भी सफिशिएंट है और ये भी सफिशिएंट है, लेकिन कार्य करने जाएगा कितना? केवल एक जाएगा, और वो कोई भी एक हो सकता है। तो ऑर्डर का हम कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन हम दोनों को बराबर तवज्जो देने की कोशिश करेंगे, और कितने में से? 2 में से ही हम ये कंफर्म करेंगे बात। तो हम बोलेंगे देयर आर 2 मेंबर्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में 2 सदस्य हैं, एंड either can do your tasks। और आपके कार्यों को 2 में से कोई एक भी पूरा कर सकता है, वो चाहे ए हो, चाहे वो कौन सा हो, बी हो। तो कंफर्म नहीं है कि ए है कि बी है, लेकिन ये कंफर्म है कि एक होगा, और ये भी कंफर्म है कि ये कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। इसी तरीके से आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं सेंटेंसेस को, ईदर ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी बोलने का मतलब कितने लोग? 2 लोग हो गए। ईदर ऑफ ए एंड बी कैन डू योर टास्क्स। और ए एंड बी लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि इन नाउन्स का बोध कराने वाले किसी शब्द का प्रयोग ईदर के आने के पूर्व नहीं हुआ था। तो भाई ईदर ठहरा प्रोनाउन, नाउन के बदले प्रयोग होने वाला शब्द, तो नाउन तो पहले बताना ही पड़ेगा ना कि जिसकी जगह पे हम लोग ईदर का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये बात कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने इन नाउन्स को बाद में पेश कर दिया। इसकी जगह पे आप संख्यात्मक विशेषण प्लस नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदर ऑफ द टू मेंबर्स कैन बी प्रमोटेड। मतलब 2 सदस्यों में से कोई एक भी प्रमोट किया जा सकता है, किसी एक की भी पदोन्नति की जा सकती है। ये नहीं तय है, लेकिन ये नहीं तय है कि किसका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि यहाँ पे हम कितने में से प्रमोशन करेंगे? 2 में से प्रमोशन करेंगे, किसी एक को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ईदर का प्रयोग किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे किया, और यहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे ईदर का प्रयोग किया। और हम लोगों ने सीखा कि भाई ईदर का रेफरेंस केवल 2 का होता है,
और दो में से किसी भी एक की वो बात कर सकता है, यानी रैंडम ऑर्डर में दो में से किसी भी एक को पिकअप करने के लिए, चाहे उसे सब्जेक्ट बनाना हो, चाहे उसे ऑब्जेक्ट बनाना हो, कहीं पर भी जहां पे नाउन प्रयोग हो सकता है वहां पर प्रयोग करने के लिए हम लोग दो में से किसी भी एक की बात करनी हो तो किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईदर का प्रयोग हम लोग अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में हमने ईदर को सब्जेक्ट बना करके पेश करने की कोशिश की है। आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आप ऐसे ही 3-4 सेंटेंस लिखने की कोशिश करिएगा जहां पर ईदर को आप ऑब्जेक्ट बना करके इंग्लिश लैंग्वेज में यूटिलाइज करते हुए नजर आए। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या कि भाई आप भी साथ साथ में उन सभी बातों को सीखने के गहराई तक जाएंगे जिन सभी बातों को मैं आपके सामने ला करके प्रस्तुत करता हूँ। तो भाई आपकी जिम्मेदारी ये है कि मैं जो पढ़ाता हूँ अगर उसमें मैं 1-2 एग्जाम्पल्स लिखता हूँ तो आप 3-4 एग्जाम्पल्स उस तरीके से बनाने की कोशिश करिए। और यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये पर्टिकुलर जो है सेंटेंस को फॉर्मुलेट करते समय हम यहाँ पे बीच में अटक गए हैं और यहाँ पर सजेशन दीजिए। तो मेरे पास में जैसे ही वक्त निकल आ पाएगा तो मैं आपके उन सारी प्रॉब्लम्स पे एक वीडियो लेक्चर या फिर किसी भी प्रकार का रिटन इन्फॉर्मेशन आपको जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने भाई ईदर की बात कर ली। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं नीदर की, और उसके बाद में जो थर्ड सेगमेंट होगा या लास्ट सेगमेंट इस वीडियो का होगा उसमें हम लोग देखेंगे ईच और ईदर के बीच में क्या डिफरेंस और नन और नीदर के बीच में क्या डिफरेंस। और अगर इसी लेक्चर में ये सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं तो फिर उसके बाद में हम लोग आगे अगले प्रोनाउन को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे नीदर के बारे में। ठीक है, ईदर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। नीदर जस्ट ईदर का उल्टा है, मतलब ईदर अगर पॉजिटिव है तो नीदर हमारा क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग अभी भी रेफरेंस कितने का रखने वाले हैं? केवल 2 का रेफरेंस रखने वाले हैं। और हम लोगों के पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे कौन सा आने वाला है? हम लोगों के पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे आने वाला है शब्द नीदर। तो नीदर का मतलब क्या हो जाएगा? नीदर का अर्थ हो जाएगा दो में से कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं। यहां पर भी ऑर्डर रैंडम होगा लेकिन प्लूरल नाउन कंफर्म होंगे कि यहाँ पे 2 हैं। तो रेफरेंस क्लियर होगा और ऑर्डर क्या होगा? रैंडम होगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि भाई हमारे पास में कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर हैं और इनका नाम क्या क्या है? ए है और बी है। ठीक है, और इनमें से अगर हम किसी एक की भी नहीं बात करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लगा देंगे? नीदर लगा देंगे। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं अपने सेंटेंसेस को, नीदर ऑफ ए एंड बी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। मतलब ए और बी में से तो कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। 2 में से कोई एक भी आपकी समस्या हल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब कौन नहीं हल कर सकता है? ए नहीं कर सकता है कि बी नहीं कर सकता है? इस बात का यहाँ पे कोई भी जो है जस्टिफिकेशन होने वाला नहीं है। बस केवल ये बता दिया गया कि भाई 2 में से कोई एक भी हल नहीं कर सकता, मतलब दोनों नहीं हल कर सकते हैं। लेकिन किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ पहले, किसके बारे में मैं आपको बाद में कर रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पे कंफर्म नहीं है। सिलेक्शन का ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे भी सेंटेंस को लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हैव टू students in our class but neither is good in mathematics। तो यहां पर भी हम लोगों ने बात की नीदर की, और नीदर के यूज होने के पहले 2 स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया था। तो रेफरेंस भी हमने क्लियर कर लिया था और हम लोग किस नाउन के संबंध में नीदर का प्रयोग कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो हम लोग लिख सकते हैं वी हैव 2 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हमारी क्लास में, हमारी कक्षा में कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं, 2 विद्यार्थी हैं। बट नीदर इज गुड इन मैथमेटिक्स, लेकिन 2 में से कोई एक भी मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है। 2 में से कोई एक भी गणित में अच्छा नहीं है। तो नीदर का मतलब हो गया 2 में से कोई एक भी नहीं। ठीक है, तो
नीदर और नन के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? पहले तो आप समझिए कि ईच और ईदर के बीच में क्या डिफरेंस हुआ। ईच कहता है कि मैं जनरली प्लुरल में से बात करूंगा, ठीक है, लेकिन प्रत्येक की बात करूंगा, यानी मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अपनी बातों को डिलीवर करूंगा। और ईदर कहता है कि मैं केवल दो की बात करूंगा, लेकिन दो में से किसकी बात मैं पहले कर जाऊंगा और किसकी बात मैं बाद में करूंगा, या फिर किस एक की बात करूंगा और किस एक की बात नहीं करूंगा, ये कंफर्म नहीं करता है। यानी यहाँ पे ऑर्डर जो होता है वो रैंडम होता है और रेफरेंस क्या होता है? क्लियर होता है दो का। और यहाँ पे रेफरेंस नहीं क्लियर होता है, मोर देन वन का रेफरेंस होता है, यानी जनरली प्लुरल का रेफरेंस होता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होता है? कंफर्म होता है कि यहाँ पे प्रत्येक की बात की जाएगी और एक एक करके बात की जाएगी, एक के बाद एक की बात होगी, यानी क्रमवार बात होगी। और नन के बारे में भी अगर हम बात करें तो नन भी यहाँ पे अपना ऑर्डर कंफर्म करके चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं कंफर्म करके चलता है कि दो हैं या दो से अधिक हैं, ये बात कंफर्म करके नहीं चलता। यानी ईच और नन दोनों का उपयोग हम लोग दो या दो से अधिक में से बात करने की करते हैं, और ईच के जरिए हम लोग प्रत्येक की बात करते हैं और नन के जरिए हम लोग किसी भी एक की बात नहीं करते हैं। ईदर और नीदर, इन दोनों के जरिए हम लोग अपना रेफरेंस केवल दो का रखते हैं। यानी ईदर और नीदर का प्रयोग हमें तभी करना चाहिए अपने वाक्यों में जब किसी बात से ये कंफर्म हो गया हो कि दो की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे ए एंड बी हमने लिखा तो कंफर्म है कि दो हैं, यहाँ पे हमने 2 स्टूडेंट्स लिखा तो कंफर्म है कि दो है, तभी हम नीदर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर ये सब क्लियर ना हो और प्लुरल नाउन में से हमको किसी भी एक की बात ना करनी हो तो हमें नन का उपयोग वहां पे कर लेना चाहिए। ईदर का मतलब क्या हुआ? दो या दो से अधिक में से कोई भी एक, और नीदर का मतलब क्या हुआ? ईदर का मतलब हुआ दो से अधिक में से कोई भी एक, और नीदर का मतलब हुआ दो से अधिक में से कोई एक भी नहीं। तो इन सभी तथ्यों के साथ में हम लोगों ने ईच, ईदर, नन और नीदर, इन 4 शब्दों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के तौर पर नाउन के बदले इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, इन सभी तथ्यों को हम लोगों ने बड़े ही अच्छे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से आराम से सीख लिया। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इन सारी बातों को या जो भी हमने पढ़ा रखा है उन सभी तथ्यों को अच्छे तरीके से लर्न करने की कोशिश करिए, और उनके आधार पर जो भी आपके एग्जामिनेशंस के सवाल मिलते हैं उनको हल करने की कोशिश करिए। जो चीज़ आपको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में पूछने की कोशिश करिए, उसको ढूंढ करके सीखने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए प्रकार के प्रोनाउंस को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की भी देखभाल जो है करते रहिए, और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से अनवरत रूप से जारी रखिए। धन्यवाद।